नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग तो और ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब कराओ ना, क्योंकि आपके लिए तो प्रॉपर वीडियोज़ है। बाकी अगर कोई एजुकेशन के फील्ड से किसी न किसी से रूप से जुड़ा है तो उसके लिए तो हेल्प करेगा ही, लेकिन आपके लिए तो प्रॉपर डायरेक्ट हेल्प कर रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी पढ़ा था, जो कि थॉर्नडाइक ने डिवाइड किया था, जिसमें हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग और सोशल इंटेलिजेंसी के बारे में बात की थी। और उसी क्लास में मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था कि जो आज के मुझे पढ़ाना है। मैंने कहा था एनएनसी के बारे में हम बात करेंगे। अब एनएनसी क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो मैंने हेडिंग रखी, देखो पहले देख लो कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंसी। तो कौन से कारक होते हैं जो फैक्टर को प्रभावित करते हैं, और उसमें एक ही सबसे बड़ा का फैक्टर है जिसको मैंने शार्ट में लिखा था एन एन सी। अब इसे बोला जाता है हिंदी में, अगर मैं बात करूं पहले, ज्यादा आसान होता है, प्रकृति पोषण विवाद। इसको हम लोग जो इंग्लिश में फॉर्म यूज करते हैं, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। यहाँ पे इस एन का मतलब जो आगे इंडिकेट होता है वो हेरिडिटी के लिए यूज होता है, और इस एन को जो आगे हम डिफाइन करते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं, और सीख तो मतलब सही है कंट्रोवर्सी के लिए। अब होता क्या है ये नेचर नेचर कंट्रोवर्सी, और कैसे ये इंटेलिजेंसी को इफेक्ट करती है। तो अगर शुरू में क्लासेस याद हो, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया जा रहा था, तब भी ये चीज आप लोगों को पढ़ने को मिला था, एनएनसी यानी नेचर नेचर कंट्रोवर्सी या प्रकृति पोषण विवाद। दो चीजें कि बालक को कैसे प्रभावित करता है पर्यावरण और हेरिडिटी, और उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो होता क्या है कि इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। नेचर नेचर कंट्रोवर्सी जो होता है वो ये मानते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो मनोवैज्ञानिकों का ग्रुप था वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक हिस्सा ये बटा और एक ये बटा। अब ये जो धड़ा था ये किसको, हेरिडिटी को लेके चल रहा था, और ये जो थे इन्वायरमेंट को लेके चल रहे थे। इनका मानना था कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका मानना था कि नहीं इन्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं फैक्टर्स पे, जिस पे हमें काम करना है, पढ़ना है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं हेरिडिटी क्या होता है, तब आप लोगों को समझ में आएगा, मुझे बताने में भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो इसकी कोई मैं विशेष डिफिनेशन नहीं देने वाला हूँ, बस एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ। हेरिडिटी, इसको हम लोग वंशानुक्रम भी बोलते हैं हिंदी में, जैसा आज जानते हैं। तो हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि एक सीधे शब्दों में कि आपको आज तक अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी जीन्स के थ्रू आपको मिला है, मतलब विरासत में जो भी मिला है, मैं पैसे रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, वो सभी चीज हेरिडिटी कहलाती हैं। हो सकता है कि आपके अंदर आपके पूर्वजों के 1000 साल पीछे तक के पूर्वजों के कोई न कोई एबिलिटी आपके अंदर हो, तो उसका कारण सिर्फ होता है हेरिडिटी, क्योंकि वो ट्रांसफर होती है। और अगर शुरुआत की वीडियो देखना तो उसमें मैंने बताया है कि ये कैसे ट्रांसफर होता है। जैसे करंट माता पिता से क्या होता है कि 1/2 जाता है, फिर ग्रेट ग्रैंड फादर से 1/4 जाता है, ग्रेट ग्रैंड से 1/8 जाता है, और इसी तरह ही आगे बढ़ते हुए 1/16। ऐसे ही उसकी संख्या घटती जाएगी, लेकिन फिर भी आपको अपने पूर्वजों से कुछ न कुछ प्राप्त होता रहेगा। करंट माता पिता से सबसे ज्यादा मिलेगा, उसके बाद उसकी संख्या घटती जाएगी, लेकिन फिर भी आपको ये चीज गेन होती रहती है। तो यही चीज होती है हेरिडिटी। तो इसके पक्ष में जो मनोवैज्ञानिक थे उनका मानना था कि बुद्धि बाई बर्थ फिक्स होती है, उसमें हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। अगर बात करें आईक्यू फिक्स हो गई कि आपकी आईक्यू 110 है, तो वो 110 ही रहेगी, हम चाहे जितना इसमें इधर उधर कर लें, मैनिपुलेशन कर लें, लेकिन वो चेंज नहीं होने वाली है। और इसके पक्ष में इन लोगों ने कुछ प्रूफ दिए, जिनकी मैं बात करता हूँ एक दो लोगों का नाम लेके, जिन्होंने अपना प्रयोग किया था। प्रयोग क्या किया था, कुछ स्टडी की। जैसे कि मैं बात करता हूँ, फ्रांसिस गाल्टन का नाम लेता हूँ यहाँ पे, मैं उनको गवाही के लिए बुला रहा हूँ। फ्रांसिस गाल्टन,
ये चीजें एविडेंस रखना पड़ता है ना। इन्होंने क्या किया था कि 977 लोगों का बायोग्राफी के थ्रू स्टडी किया था। ठीक है, इन्होंने 977 लोगों का अध्ययन किया एक पीढ़ी में जितने, और इसमें क्या थे, एक कॉमन चीज क्या था कि ये सभी हाई प्रोफाइल थे। हाई प्रोफाइल मतलब ये सभी उच्च धनी संपन्न वर्ग में आते थे। इन्होंने इनका अध्ययन किया और जब अध्ययन करने पे इन्होंने पाया, रिजल्ट जो पाया कि 535 लोग आगे चल के भी क्या थे, हाईएस्ट स्कोरर ही रहे, मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत ही होते गए, कमजोर नहीं हुए थे। तो इन्होंने इस हिसाब से प्रूव दे दिया कि हेरिडिटी इज अ इम्पोर्टेंट रोल इंटेलिजेंसी में प्ले करती है। ये कहा किसने, फ्रांसिस गाल्टन ने। इसके बाद पियर्सन ने आईक्यू के साथ सहसंबंध भी निकाला। चलो इसको डिलीट करके हम बताते हैं। पियर्सन भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो ग्रेजुएशन, अगर एजुकेशन आप कंटिन्यू रखते हैं तो थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप बीएड या एमए एजुकेशन की स्टूडेंट है तो आपको पहले ही पढ़ना पड़ेगा। तो जो पियर्सन ने सहसंबंध निकाला था वो क्या था, इन्होंने क्या किया था कि बच्चों में क्या किया था कि रिसर्च किया, जैसे ट्विंस बच्चे हैं, ठीक है, जुड़वा बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया, कहा कि भाई आईक्यू सिमिलर रहता है। तो जो इन्होंने ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस बच्चों पे किया, ठीक, 60 में लिख दे रहा हूँ, आइडेंटिकल ट्विन में जब इन्होंने किया था तो जो इनका आया था वो 0.9, कह सकते हो कि अत्यंत उच्च धनात्मक सहसंबंध आया था, यानी बहुत पॉजिटिव कोरिलेशन आया था कि आईक्यू दोनों बच्चों में कितना कोरिलेट कर रहा था, 90.90। और जानते हो कि कोरिलेशन +-1 होता है मैक्स लिमिट, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। उससे ज्यादा कम हो रहा है तो मतलब आपकी सवाल गलत है, इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर इन्होंने क्या किया था कि फैटर्नल जो ट्विन थे उनमें आईक्यू निकाला, तो उसका जो रेशियो आया था वो 0.75 आया था, और ये क्या था, सेम सेक्स के लिए। अगर बच्चे मेल हैं तो दो मेल हैं, फीमेल हैं तो दो फीमेल हैं। इसके बाद इन्होंने किया था जो अनलाइक सेक्स यानी सेम सेक्स के ना हो, तो इसमें क्या था, जो इसका रेशियो था अब ये घट जाएगा, मतलब इधर ये घटते क्रम में चलेगा, तो 0.59 आया था। इसके बाद सिबलिंग्स अगर हम बात कर ले, मतलब सगे भाई बहन हो पर बर्थ टाइम सेम ना हो, तो उनका जो आईक्यू का रेशियो आया था 0.50 आया था। पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो आया था, यानी गार्जियंस और चाइल्ड के बीच में जो आया था, ये आया था 0.31। मतलब देख रहे हो कि जो सबसे ज्यादा कोरिलेशन देखने को मिलता है, ये भी और है, इसको इरेज कर देता हूं। सबसे ज्यादा मिला था आईक्यू किसमें, कि इन्वायरमेंट, सॉरी, हेरिडिटी इफेक्ट करती है आइडेंटिकल ट्विंस में। उसके बाद अगर फैटर्नल पे आ जाते हैं तो 0.75 आ जाता है। अनलाइक सेक्स यानी सेम जेंडर ना होने पे 0.59 आ जा रहा है, सिबलिंग्स में 0.5, और अगर पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच की आईक्यू देखा जाए तो उनके बीच जो कोरिलेशन आया था वो 0.30 आया था। इसके बाद और आगे थोड़ा जाते हैं, इसमें और आगे तक है डिटेल। फिर अगर हम कजिन्स की बात करें, ठीक, तो इनके बीच काफी कम आया था, 0.27 आ जाता है। उसके बाद ग्रैंडफादर की बात कर लेते हैं अगर हम, तो इनमें आ चुका था अपने लोवेस्ट लेवल पे। और उसके बाद लास्ट में जो मतलब कि ब्लड रिलेशन में है बट नहीं है आपके, नो एज अ डायरेक्ट, तो वहां पे जो रिलेशन आया था ये तब आके ये 0-0 पे आ जाता है। लेकिन इन्होंने भी इसी पक्ष में सबूत दिए कि हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के खिलाफ। तो ये दो मनोवैज्ञानिकों हो गया, और आप कोई भी बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा ये डिटेल और मिल जाएगा। यहाँ पे तो आपको बस 60 में मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझना है और चीजों से नहीं मतलब है ये होता क्या है। चलिए अब हम फैक्टर आ जाते हैं इन्वायरमेंट के पक्ष में। उसके भी पक्ष में तो कोई बोलने वाला होना चाहिए ना। अब इन्वायरमेंट क्या इफेक्ट करता है, तो इस पे भी बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च किए, और उन लोगों का जो कंक्लूजन था, उन्होंने तर्क भी दिए। जैसे सबसे पहले तर्क दिया कि जो बेबी होता है, बेबी चाइल्ड है, खासकर जब अपने माँ के गर्भ में है, बेबी चाइल्ड है और माँ के गर्भ में है, तो वहां पे क्या है, उसको एक इन्वायरमेंट मिल रहा है ना कि माँ का जो उसका है गर्भाशय। अब अगर उन्होंने सीधे कहा कि अगर वहां पे ही पोषण उसका सही से ना हो, वहां का जो इन्वायरमेंट हो वो सही से ना हो, तो बच्चा क्या हेल्दी जन्मा लेगा,
सॉरी हेल्दी जन्म लेगा नहीं लेगा ना, कई बार आपने देखा बच्चा कमजोर होता है, इवन बर्थ के तुरंत बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। तो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उसका वहां पे पोषण सही से नहीं हुआ। तो इन्होंने एक तर्क ये दिया। दूसरा, इसके जो ग्रुप में थे, जिसमें से बेंजामिन ब्लूम, एक थे, और क्लार्क, इन लोगों ने तर्क दिया और स्टडी की, और इन लोगों ने तो साफ साफ कहा कि अगर जन्म से लेकर 4 वर्ष तक का इन्वायरमेंट पे विशेष ध्यान दिया जाए, मतलब जो हम इन्वायरमेंट बच्चे के सामने क्रिएट करते हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करें, उसे वो सब चीज दें जिसकी उसे जरूरत है। ये साइंस अलग अलग चीजों की है कि उसका स्वास्थ्य सही रहे, उसको सारे पोषण मिले, उसको एजुकेशन मिले, और उसका आसपास का इन्वायरमेंट हेल्दी हो, निगेटिविटी से ना हो। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आईक्यू को बढ़ाया जा सकता है काफी हद तक। ये इन्वायरमेंट के पक्ष वालों का कहना था। और इसमें भी और चीजें हैं, और एक लोगों की स्टडी भी है, मैं उनको मेंशन कर देता हूं तो इससे और क्लियर हो जाएगा। टर्मन एंड मेरिल ने टर्मन एंड मेरिल ने एक स्टडी की थी। इन्होंने क्या किया था कि अमेरिका के जो मल्टीपल प्रोफेशन के लोग थे, खासकर हाई प्रोफेशनल से लेके इन्होंने नीचे तक गए, ऐसा नहीं था कि इन्होंने एक ही स्टडी की। तो इन्होंने क्या किया था कि हाई प्रोफेशन से लेके लोअर प्रोफेशन तक के लोगों का स्टडी किया। तो उनके क्या किया, इन्होंने फैमिली को चुना, ठीक है, जैसे मान लो फादर का व्यवसाय क्या रहा है, और फिर जो उसका उनका बच्चा है, चाइल्ड, उसकी आईक्यू में क्या रिलेशनशिप पाया गया, इसके बेस पे इन्होंने क्या किया था, इन्वायरमेंट के पक्ष में अपना सबूत दिया, प्रूफ दिया। तो जैसे इन्होंने कहा कि हाई प्रोफेशंस, सबसे पहले ले लो, जो हाई प्रोफेशंस वाले थे, जो मतलब जैसे बड़े बड़े पद वाले हो गए, आईएएस आईपीएस रख लो, हमारे यहाँ अगर एग्जाम्पल बात करें, ठीक है, जज हो गए, तो इनके जो बच्चों में जो आईक्यू का रेशियो, एवरेज आईक्यू आया था 117 आया था, मतलब इसे एबव एवरेज कहा जाता है, मतलब उच्च बुद्धि में रखा। उसके बाद सेमी हाई पे कह दो इसको, मतलब इससे थोड़ा नीचे, तो उनका जो एवरेज रेस आईक्यू आया था 111 आया था, ये भी उच्च बुद्धि में ही थे, लेकिन थोड़ा ले बॉर्डर पे थे। उसके बाद मैं अगर स्किल्ड ट्रेनर की बात करूं, स्किल्ड ट्रेनर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, तो उनके बच्चों के बीच में जो आईक्यू आया था वो 107 आया था। और जानते हो 90 से लेके 110 को हम लोग एवरेज आईक्यू में रखते हैं। जब अभी आईक्यू मेजरमेंट आपको सिखाया जाएगा तो वहां पे ये चीज पता चलेगा कि कितने आईक्यू में हम किसको रखते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लो, हाई प्रोफाइल के बच्चे में थे, उनका जो एवरेज आईक्यू आया था 116 आया था, सेमी हाई में आया था 111 यानी 111, स्किल्ड में 107 आया था। कुछ और है इसमें लिस्ट, मैं उनके भी नाम मेंशन कर देता हूँ कि उनका आईक्यू कितना आया था। अब ध्यान देना, यहाँ पे जब ये स्किल ये लिस्ट मेंशन हो जाएगी तो उसके बाद एक बात बताऊंगा जो काम की है। फिर हल्के स्किल्स, मतलब जो स्लाइटली अपने वर्क में स्किल्ड हो, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एटलीस्ट स्किल्ड हैं, तो जो उनकी आईक्यू आई थी उनके बच्चों की वो 99 आई थी। और जो लेबर्स थे उनकी जो आईक्यू आई थी वो एटलीस्ट 96 आई थी। तो यहाँ पे नियरली देखो कि उन्होंने 6 अलग अलग प्रोफेशंस को चुना, 6 अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों पे रिसर्च किया और रिजल्ट निकाल के बताया। अब यहाँ पे जानते हो अंतर क्या आ रहा था, जो जितनी हाई प्रोफाइल पे था उसके पास उतने ज्यादा इन्वायरमेंटल सोर्स थे। अब जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास क्या कि अगर एक फ्रंट पे लाइट और मैं लगा लूं तो ये जो मेरा चेहरा पूरा ब्लैक दिख रहा है, मेरी पूरी यहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड, बस लिखने वाली चीजें ढंग से समझ में आ रही हैं, और जो मेरी शैडो पीछे आ रही है बोर्ड पे वो ना जाए। तो ये था ना कि एक इन्वायरमेंटल सोर्स है, पर मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे ये सुविधा नहीं कि मैं एक बोर्ड और लगा सकूं सामने। तो ये क्या है कि इससे इफेक्ट पड़ रहा है ना स्टडी पे, या मेरे वीडियोस की क्वालिटी वो नहीं हो रही है, मतलब और क्लियर होना चाहिए ना, वो नहीं है। तो यही चीजें इफेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट के पक्ष में। तो इन लोगों ने कहा कि अगर इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा चांसेस उतने ज्यादा हैं। और अगर आप लोग जब नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी खासकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, इंटेलिजेंसी के लिए इतना काफी है, सेम चीज है, बहुत अलग चीज नहीं है। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप लोगों ने इस चीज को पढ़ रखा है तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम इतने से ही हो जाएगा। लेकिन कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल और हैं जिनको आप लोगों को जानना चाहिए, तो इसलिए उनको जान लो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी यही चीज बताया गया था कि अगर आपका ग्रोथ
सही से नहीं हुआ अगर शुरुआत के ही स्टेजेस में, तो आपको 10 साल में अगर आपकी बॉडी की स्थिति बिगड़ गई, जब आप शेप ले रहे थे, ऐसे समझ लो 15 साल की एज से ही आप अगर अल्कोहल का कंज्यूम करने लगे, स्मोकिंग करने लगे, और आपने 20 साल तक खूब किया, तो आपके अंदर से बॉडी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। और फिर आप चाहे जितना फल फूल खा लो, चाहे जितना जिम जा लो, चाहे जितना ड्राई फ्रूट्स खा लो, कुछ असर नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने शुरुआती समय में जो आपका शेप ले रहा था आपने बर्बाद कर दिया। तो ये सारे जो चीजें हैं इन्वायरमेंट के पक्ष में जा रहे थे ना। अब इसी में क्या था कि एक हमारे यहाँ के एक थिंकर मैं बता रहा हूँ, एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम है शारदा सुब्रमण्यन। ठीक है, इन्होंने AIMS में AIMIS में एक कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे कहा था, एक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला था कि अगर मेडिटेशन और योगा के थ्रू, इनका ये मानना था कि 30 से 40%, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देख लो मैंने कोई स्टडी नहीं की इसके बारे में, मैंने बस बुक्स में पढ़ा है इसके बारे में। इन्होंने कहा कि 30 से 40% तक IQ को ग्रो किया जा सकता है, इनका मानना था ये, शारदा सुब्रमण्यन जी का। ये न्यूरो साइकोलॉजिस्ट है। चलो अब एक आपको डायग्राम दिखाता हूं, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखो होता क्या है, आप रोल क्या जरूरी है। देखो ये हो गई हेरिडिटी, ठीक, ऐसे गई, इधर है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक, एक एरो इधर से आया, दोनों एक दूसरे को इफेक्टेड कर रहे हैं। इन्वायरमेंट सही नहीं होगा तो हेरिडिटी भी सही से डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारे रख दो इंटेलिजेंसी को, ये हमने इंटेलिजेंसी को रख दिया। अब हेरिडिटी से हमें इंटेलिजेंसी में क्या मिलता है, ये चीज मैं बता चुका हूं, तो हमें मिलते हैं जीन्स। पहनने वाली जीन्स मत समझना, मैं जीन्स की बात कर रहा हूं, ठीक। और यहां से क्या मिलता है, इन्वायरमेंट से हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक। और दूसरी चीज क्या मिलते हैं, हमें कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। और फिर इसी से इंटरेक्शन होता है किसका, इंटेलिजेंसी का। मतलब हेरिडिटी भी जरूरी है इंटेलिजेंसी में, हेरिडिटी भी अपना रोल प्ले करती है जीन्स के द्वारा। और इन्वायरमेंट क्या करता है, न्यूट्रिशन और कंट्रीब्यूशन कंपोनेंट्स के द्वारा इंटेलिजेंसी पे असर डालता है। तो इससे प्रभावित कौन हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंसी। तो इसलिए ना हेरिडिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ना बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट जरूरी है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो दोनों का मिला जुला रूप होना चाहिए। अगर आप बुक्स में और पढ़ेंगे, अगर बुक्स आप लोग ज्यादा पढ़ने के शौकीन है, तो आप पाएंगे कि आगे कुछ मनोवैज्ञानिकों का धड़ा था, खासकर जेनसन, एक नाम आता है जेनसन। जेनसन ने अपने टाइम पे उन्होंने कहा कि एटलीट, चलो इसको इरेज ही कर देते हैं, यहाँ इरेज कर देते हैं। जेनसन का मानना था कि 70 से 75% जो होता है वो एच यानी हेरिडिटी होती है, और 30 से 25% जो रोल होता है वो ई यानी इन्वायरमेंट का होता है। खैर लेकिन बाद में ये चीजें और सुलझी, इसका जो कंपोनेंट्स थे, जो चीजें थी, ये कम घटे बढ़े, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो दोनों चीजें जरूरी हैं। आपके अंदर अगर सीधे शब्दों में कहें, लाख आपके जीन्स अच्छे हों, आपके अंदर बहुत काबिलियत हो, और आपको मौका ना दिया जाए, आपको ऐसा इन्वायरमेंट रख दिया जाए जहां पे आपको कोई सोर्स ना मिले, इलेक्ट्रिसिटी ना मिले, इंटरनेट ना मिले, बुक्स ना मिले, मैटर ना मिले, आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए कोई ना हो, तो कैसे आप काम कर पाएंगे जब आपके पास कोई सोर्स ही नहीं होगा। ठीक, और उसी तरह भले मैं आपके सामने सारा सोर्स रख दूं, पर आपके अंदर अगर इंटेलिजेंसी ही नहीं है तो आप कैसे यूज कर पाएंगे उसका। आपको जब ये समझ ही नहीं है कि किताब का पन्ना कैसे पलटना है, उसको स्टेपलर कैसे करना है, कौन सी चीज लिखना कैसे है, जब आपको इन चीजों तक की नहीं समझ है, तो आपके सामने लाख में रख दूं पूरा रामायण महाभारत गीता कुरान, क्या असर पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा ना, आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए दोनों उतनी ही ज्यादा जरूरी हैं, किसी एक के पक्ष में बात नहीं की जा सकती पूरी तरीके से, तो दोनों ज्यादा जरूरी हैं, यानी हेरिडिटी भी और इन्वायरमेंट भी। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के शुरुआती चैप्टर में ये चीजें बताई जा चुकी है कि नेचर नर्चर क्यों जरूरी है, और उसके में भी स्टडी की गई थी। इवन और भी स्टडीज हैं, अब उसको अगर नाम लिया जाए तो ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, जितना दिया था उतना काफी है। और मैं PDF अपलोड करना लास्ट क्लासेस के भूल गया था,
लेकिन नेक्स्ट क्लास के पहले सारे पीडीएफ जो मैंने कहे थे अपलोड करने को वो मैं अपलोड कर दूंगा और ये भी आपको पीडीएफ दे दूंगा। सो थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें जिससे हर बच्चे तक इसकी रीच पहुँचे और आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आपके लिए तो वीडियो है, अगर आप नहीं सपोर्ट करेगा तो कौन करेगा? तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।